एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक दूसरे दृष्टिकोण के बारे में बताऊंगा। कल हम लोगों ने आदर्शवादी दृष्टिकोण पर बातचीत की थी। अब आदर्श से हम यथार्थ की ओर आते हैं। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी दृष्टिकोण या इसकी रियलिस्ट अप्रोच की। देखिए, ये मैंने आपसे कल भी कहा था कि राजनीतिक प्रक्रिया में वैचारिक टकराव हमेशा जारी रहता है। दरअसल यही राजनीति है। आप प्लेटो के ज़माने से देखिए, अरस्तु के ज़माने से देखिए, प्राचीन भारतीय विचारकों को पढ़िए तो आप पाएंगे कि संवाद यानी वैचारिक विमर्श किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इससे अछूता नहीं रहा। आप अगर देखें तो प्राचीन यूनानी दर्शन की बात करें, प्लेटो और अरस्तु में आपको कई विषयों पर मतभेद दिखाई देंगे। अरस्तु आपको ज़्यादा यथार्थवादी और वैज्ञानिक लगेंगे। भारत की बात करें तो मनु और कौटिल्य में कई मुद्दों पर ज़मीन आसमान के अंतर हैं। आधुनिक युग की शुरुआत हम करें तो यथार्थवादी सिद्धांत का वैचारिक प्रारंभ हमें मैकियावेली में दिखाई देता है। ये जो फ्लोरेंस का निवासी है मैकियावेली, इसने विभिन्न अपनी व्याख्याओं में अपने तात्कालीन समय के एकदम उलट विचार अपने विचारों में दिए। बड़ी आलोचना सही, बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ये दौर आदर्शवाद का है, संस्थावाद का है, चर्च की भूमिका का है। उनसे लड़ना बड़ी बात थी। आगे बढ़ें, आप हॉब्स पर आइए। हॉब्स के विचारों में भी आपको कई यथार्थवाद के लक्षण दिखाई देंगे, जो वो मानव स्वभाव की बात करता है। ऐसे ही कुछ विचार आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद में दिखाई देंगे। विचारधारा ये पनपी है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इसका एक सिस्टमेटिक अध्ययन शुरू करने की कोशिश हुई है। जॉर्ज कैनन, रेनॉल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर, हेनरी किसिंगर और इन सबसे बढ़कर इसको एक वैचारिक धरातल देने वाला व्यक्ति, अक्सर इसके बारे में आप सुनेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, वो हैं हेंस जे मार्गेनथाउ। किताब का नाम है पॉलिटिक्स अमंग्स नेशन। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में तो है ही। ये विचार ये मानता है, हम अगर मैकियावेली की बात करें, मैं उसके एक कोटेशन से अपनी बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा है कि मनुष्य, शस्त्र, धन व रोटी, मैन, वेपन्स, मनी एंड ब्रेड, ये युद्ध की शक्ति है, यानी युद्ध का ईंधन इसको आप कह सकते हैं। और इनमें से पहले दो बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले दो के माध्यम से आप आखिरी दो को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आखिरी दो के माध्यम से आप पहले दो को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात मनुष्य और शस्त्र राजनीतिक प्रक्रिया का अपरिहार्य हिस्सा है। मनुष्य वैचारिक रूप से और शस्त्र उसके उपकरण के रूप में। अब इसके बाद आप आए, दूसरा बिंदु ये है कि ये इस बात पर विश्वास करते हैं कि युद्ध मानव स्वभाव की मन स्थिति में है। अब आप लौटिए बीए पार्ट फर्स्ट में, आपने शक्ति, सद्धता और वैधता पढ़ा है। शक्ति के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, मनुष्य का, राज्य का, समाज का। भाई, मनुष्य प्रारंभिक इकाई है। राज्य, समाज, राष्ट्र उससे ही तो बने हैं। आप याद करें, प्लेटो ने झूठ नहीं कहा है, वो सही है कि राज्य बलूत के पेड़ों से नहीं उगते, बल्कि ये उन मनुष्यों का वैचारिक प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उसको बनाया है।
आप देखिए दुनिया में विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, विभिन्न देश हैं, उस पे लोगों की मनस्थिति आपको अलग अलग मिलेगी। मसलन जो इजराइल के निवासी हैं बेहद आक्रामक हैं, लेकिन भारत के लोग जाने जाते हैं अपनी उदारता के लिए। इतने धर्म संस्कृतियाँ यहाँ पनपे, विदेशी यहाँ पर आक्रमण भी हुए, हमने प्रतिकार किया, लेकिन हम कभी आक्रामक नहीं हो पाए, कारण हमारी मनस्थिति वैसी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि युद्ध मानव के स्वभाव में है, क्योंकि वो अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहता है, दूसरे की शक्ति को न्यून करना चाहता है, और अपने सामने कोई चुनौती को खड़ा हुआ देखना नहीं चाहता। उसके लिए वो रणनीति अपनाता है, योजनाएं बनाता है, कार्यक्रम तय करता है, ताकि शत्रु की रणनीति, शत्रु की भूमिका जो उसका प्रतिपक्षी है या हो सकता है वो कमज़ोर। अगला बिंदु है इसका यथार्थ पर बल। परसों मैंने आपको बताया था अपने व्याख्यान में कि संस्थागत और नैतिकतावादी, ये जो दो अवधारणाएं हैं, ये आदर्शवादी सिद्धांत की दो आधारशिलाएं रही हैं, लेकिन यथार्थवाद इससे उलट है। अब आप इस बात को समझें, यथार्थ स्थिर नहीं हो सकता। विज्ञान के नियमों को यदि आप देखें तो आप पाएंगे समय, परिस्थितियाँ, नियम, कायदे, कानून परिवर्तनशील होते हैं, समय के साथ बदलते हैं। नहीं बदलते तो उनकी व्याख्याएं बदली जाती हैं, उनके प्राप्त करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी स्थिर कुछ भी नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। यथार्थवाद इस बात को मानता है। आप एग्जाम्पल लीजिए आधुनिक समय का, कि किसी ज़माने में पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध जगजाहिर थे, वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन आज आप ये पाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भारत ज़्यादा निकट है अमेरिका के। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है OIS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट। ये इस्लामिक देशों का एक समूह है जिसमें 50 से अधिक राष्ट्र इसके मेंबर हैं। और आपको ये इस बात को पहले के दौर तुलना करें तो ये अधिकांश देश पाक का समर्थन करते थे कई मुद्दों पर, पाकिस्तान का। लेकिन आज स्थिति ये है कि इनमें से ढेरों मुल्क भारत के साथ हैं, वो उनके साथ खड़े नहीं होते। जैसी उनकी विदेश नीति है, योजनाएं हैं, वो उससे सहमत नहीं है। या आप देखिए भारत की हम बात करें, नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई, और आज स्थिति आपके सामने है, और ये 62 में भी हो गई थी। तो ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संबंधों के समीकरण हैं ये सतत परिवर्तनशील हैं, स्थिर नहीं हैं। और ये नैतिकता, अगला बिंदु है, नैतिकतावादी आदर्शवाद के प्रति एक अनुक्रिया है। देखिए ये आदर्शवाद की खिलाफत नहीं करता, लेकिन इस बात को मानता है कि आदर्शों की अनुपालना तब तक हो सकती है जब सब उसकी पालना करने को तैयार हो, यानी कि खेल के रेफरी और अंपायरों की बात सब मान रहे हो। यदि कुछ देश इन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं या इनको मानने को तैयार नहीं हैं, तो बाकी राष्ट्रों के पास भी उनको मानने के लिए कोई वजह नहीं है, और ना वो उसके लिए बाध्य हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि बाध्यकारी नहीं होती। तो ये बेसिकली मूलतः नैतिकतावादी आदर्शवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में भी उभर कर सामने आया था। और वर्तमान जो राजनीति है ये पूरी तरह इस यथार्थवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि देशों द्वारा ये माना गया कि सिद्धांत और व्यवहार के इस अंतर में व्यवहारिक स्थितियों का मूल्यांकन और उसके अनुरूप आपकी प्रतिक्रिया आपके राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकती है।